नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर महावीर जाखड़ और आप देख रहे हैं डॉक्टर एम ऑफ। साथियों, 2024 के लोकसभा के चुनाव बिल्कुल नजदीक है और इस बार वो माहौल नहीं है जैसा अमूमन हर चुनाव के पहले होता है। इस बार एकदम नकारा विपक्ष और विपक्षी पार्टियों के नेताओं द्वारा आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे होने के कारण ये चुनाव बिल्कुल नीरस है। विपक्ष के नकारापन के कारण, विचार शून्यता के कारण, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के एजेंडे के तहत चुनाव जीत ही जाएगी। इसलिए मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया। ये मोदी जी का आत्मविश्वास उनके द्वारा किए गए विकास के कार्यों के कारण ही था। विपक्ष के पास कोई ऐसा मुद्दा बचा ही नहीं है जिसके दम पर वो नरेंद्र मोदी को कहीं कोई टक्कर दे पाए। इतना निकृष्ट, नकारा और विचार शून्य विपक्ष आज से पहले कभी नहीं देखा गया। सारा विपक्ष अपने स्वार्थ के चलते एक ठग बंधन बनाया और ये ठग बंधन अपने आप को जीवित बचा के रखने के लिए बनाया गया। जिन पार्टियों की ना सोच में ना विचारधारा में कोई समानता थी वो सभी एकत्रित हो गए। अरविंद केजरीवाल, जिनकी राजनीति ही भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए शुरू हुई थी और जिसने अपने पूरे राजनीतिक कैरियर में कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है, लालू प्रसाद यादव ने घोटाला किया है, मायावती ने घोटाला किया है, भ्रष्टाचार किया है, समाजवादी पार्टी भ्रष्टाचारी है और कुछ पेपर लेकर हाथ में हिला हिलाकर लोगों को ईमानदारी और भ्रष्टाचार के सर्टिफिकेट बांटने वाले अरविंद केजरीवाल आज भ्रष्टाचार के आरोप में बंद है। 10 साल के मोदी जी के कार्यकाल में विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा। मोदी जैसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देशद्रोही बता रहे हैं। मैंने कभी देशद्रोही नहीं कहा। इसका तो वीडियो है, दिखाइए दिखाइए। पूरे दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी 10 से 15 लाख सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे। 15 लाख कैमरे। इतनी विचार शून्यता और मुद्दों की कमी हुई तो इसका एक ही कारण है और वो है नरेंद्र मोदी जी के अपने 10 साल के कार्यकाल में किए हुए काम। और जो आज तक ये सोच रहे थे कि तुम उतरो मैं चढ़ा वाले सिस्टम के तहत 5 या 10 साल में बीजेपी राज करेगी और फिर हमेशा की तरह जनता एंटी इनकम्बेंसी के तहत हमें वोट करेगी और फिर हमारी सरकार बन जाएगी। पर इसका अंदाजा नहीं था कि नरेंद्र मोदी का नाम ही किसी भी योजना का या कार्य को पूरा होने की गारंटी है। और इसीलिए आज 10 साल बाद विपक्ष इतना लाचार, हताश और व्याकुल होकर के छटपटा रहा है। उसके पास ना कोई मुद्दा है और ना ही इसलिए भाग भाग कर सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर मुद्दों को पैदा करने की कोशिश करता है। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में हुआ, नरेंद्र मोदी जी की विशेषता यह है कि उनको कोई स्वार्थ या मोह नहीं है। इसलिए कोई भी पॉलिसी बनाते समय, कोई नीति या नियम बनाते समय बिना मोह, बिना स्वार्थ, बिना अपने किसी फायदे या अपने किसी प्रियजन के फायदे के या अपने किसी रिश्ते नातेदार के फायदे के वो पॉलिसी को लागू करते हैं। इसका एक ही स्वार्थ रहता है और वो है मोदी जी का स्पष्ट मानना है और वो है देश। मोदी जी का स्पष्ट मानना है और कहना है कि मैं वही करूंगा जो मेरे देश के फायदे में होगा। बताइए ऐसा क्या किया है कि जिसके कारण मुझे सेटबैक हो? मैं पक्का मानता हूं। विपक्ष ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर हाय तौबा मचाई और सुप्रीम कोर्ट के पास भागा। सुप्रीम कोर्ट भी सुप्रीम है और बोला कि भाई हमें भी कुछ फुटेज मिलनी चाहिए और माननीय जज साहब के अंदर भी ईगो वाली बात आ गई और इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर सुनवाई शुरू कर दी। और विपक्ष जो चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि तमाम इंस्टीट्यूशन बिक गए हैं और अगर किसी भी संस्था को स्वतंत्र रहने नहीं दिया जा रहा है, अब सारे कांग्रेस के चिंटू पिंटू सोशल मीडिया पर आकर के ज्ञान फैल रहे हैं कि शरद रेड्डी ने 5 करोड़ का चंदा दिया, लॉटरी किंग ने इतना चंदा दिया, इसको दिया उसको दिया। जब इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर सुनवाई चल रही थी तब सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को बोला कि हमें लिस्ट दो, किसने कितने रुपए के बॉन्ड खरीदे। पहले सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि हमें सिर्फ लिस्ट चाहिए कि किसने कितने रुपए के बॉन्ड खरीदे। लेकिन इसके बाद 3 दिन बाद पता नहीं क्या सुप्रीम कोर्ट को हो जाता और बोलता है कि नहीं, अब हमें यह भी बताओ किसने किसको दिया। अब इस बात से क्या साबित होता है? इससे यह साबित होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो कि एक इंस्टीट्यूशन है वो स्वतंत्र है, उसके ऊपर मोदी जी का कोई कंट्रोल नहीं है। यानी मोदी जी आपके अनुसार तानाशाह है तो फिर भाई साहब सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुनवाई कैसे कर पाता? कैसे एसबीआई को आदेश देकर सारी सूचनाएं प्राप्त कर लेता? इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट कुछ जरूरत से ज्यादा ही स्वतंत्र है। जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम को रद्द कर दिया, ये स्कीम इसलिए लाई गई थी कि 2017 से पहले राजनीतिक दलों को कंपनियों के द्वारा दिए जाने वाला चंदा गुमनाम रहता था। किस कंपनी ने किसको चंदा दिया, वह कितना चंदा दिया, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता था। 2017 से पहले क्या चुनाव
नहीं होते थे? उन चुनाव में क्या पैसा खर्च नहीं होता था? वे खर्च होने वाला पैसा कोई खाला के घर से तो आता नहीं था, वो पैसा कोई ना कोई कंपनी ही देती थी। ये उस कंपनी की इच्छा पर निर्भर था कि वो किसको चंदा देती है। इलेक्टोरल बॉन्ड एक ऐसी स्कीम है जिसमें पार्टियों का चुनाव लड़ने और चुनाव में खर्च होने वाले पैसे को देने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां राजनीतिक पार्टियों को जो चंदा देती है, 2017 से पहले ये पैसा पार्टियां कैसे लेती थी और कितना लिया है, किससे लिया है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता था। 2017 में नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड की पॉलिसी बनाई जिसमें किसी भी कंपनी को चंदा अगर देना है तो वह एसबीआई के पास जाकर जितना चंदा देना है जिस भी पार्टी को, वह जाकर उतने पैसे का बॉन्ड या रसीद जैसा उसको खरीद लेता था और फिर जिस पार्टी को मर्जी होती थी वो वहां जाकर दे देता और वो रसीद या बॉन्ड वो पार्टी जाकर के एसबीआई में जमा करवाती और जितने रुपए का वो बॉन्ड होता उतने रुपए पार्टी का अकाउंट में आ जाते। इससे क्या हुआ? मोदी जी ने 2000 से अधिक रुपए का चंदा कैश में लेने के ऊपर पाबंदी लगा दी। 2000 से अधिक रुपए का चंदा अगर किसी पार्टी को देना है तो उसको बॉन्ड के जरिए ही देना पड़ेगा। इससे क्या हुआ? इस बात से ये हुआ कि किसी के पास अगर भ्रष्टाचार के द्वारा कमाया गया पैसा है, किसी भी पार्टी को कैश नहीं दे पाओगे और ऐसा ही पैसा अगर किसी पार्टी के अकाउंट में अगर आया है तो उसकी फिर जांच होगी। इलेक्टोरल बॉन्ड के अलावा ये पैसा आपके पास कहां से आया? अभी ऐसा ही पैसा कांग्रेस के अकाउंट में आया हुआ है जिसकी जांच चल रही है, जिसका पता नहीं कौन मालिक है। इस पॉलिसी से देश में ये बात हुई कि किसने किसको पैसा दिया और उसका संपूर्ण ब्यौरा मौजूद रहे। आज से 50 साल बाद भी अगर कोई देखना चाहे कि उस साल किस पार्टी ने किसको कितना चंदा दिया है। 2017 से पहले तो चुनाव में खर्च होने वाला पैसा भ्रष्टाचारियों के पास कैश में भर भर के आता था जिसका कोई हिसाब था ना कोई किताब, सब कुछ 2 नंबरी काम होता था। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लाई गई अच्छी स्कीम को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया। इसका नुकसान अब ये होगा कि कंपनियां अपनी अपनी पसंद की पार्टी को जो कि 2 नंबर का पैसा होगा रात के अंधेरे में जाके दे के आएगी, भाई साहब ये लो ये पैसा और जब आपकी सरकार बने तब हमारा ख्याल रखना मत भूल जाना। ये 2 लोगों के बीच की 2 नंबरी कभी किसी के सामने नहीं आएगी। मगर हमारे सम्मानीय सुप्रीम कोर्ट ने ये स्कीम खत्म कर दी। किसी पॉलिसी में कोई कमी हो सकती है, उसमें सुधार की गुंजाइश हो सकती है, परंतु वो पूरी पॉलिसी खराब नहीं हो सकती, स्कीम कभी खराब नहीं हो सकती। ये हमारा मानना है और ये माननीय प्रधानमंत्री जी का भी मानना है। और चुनाव के वक्त ये मामला सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनने पर वामपंथी और कांग्रेसी बड़े खुश हो रहे हैं कि ये लो साहब सुप्रीम कोर्ट ने तो मोदी जी को फंसा दिया। अगर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी जी को फंसा दिया तो कांग्रेसियों ये क्यों चिल्ला रहे हो कि संस्थाओं के ऊपर कब्जा हो गया, लोकतंत्र खतरे में है, तानाशाही आ गई है? तो मेरे भाई ऐसी कौन सी तानाशाही होती है जिसमें एक स्वतंत्र न्यायपालिका हो? अगर न्यायपालिका स्वतंत्र है, जो कि मेरा मानना है कि जरूरत से ज्यादा स्वतंत्र है, अब किसने किसको चंदा दिया इसकी लिस्ट सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से मांगी। अगर एसबीआई जैसा कि बोला जाता है एसबीआई सरकार के अधीन है, उसके ऊपर नियंत्रण है, तो जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बताओ किसने किसको कितना चंदा दिया, लिस्ट दिखाओ, तो अगर सरकार के अधीन होती एसबीआई तो एसबीआई सुप्रीम कोर्ट में बोल देती कि ये सरकार द्वारा गोपनीय रखने के लिए सरकार ने बोला था। इसलिए जैसे पैसा आया, बॉन्ड खरीदा और उसने किसी पार्टी को बॉन्ड दिया, ट्रांजैक्शन हुआ, हमने डेटा डिलीट कर दिया क्योंकि ऐसा निर्देश था। अगर ये न बोलकर एसबीआई सुप्रीम कोर्ट से साफ साफ बोल देती कि 22,000 एंट्री की मैचिंग करने के लिए 2 मंथ या 3 मंथ का समय लगेगा, तो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में था क्या कि वह एसबीआई से चुनाव से पहले डेटा निकलवा लेती? बिल्कुल नहीं। अगर सरकार का कंट्रोल होता तो एसबीआई चुनाव से पहले डेटा या लिस्ट देने के लिए मना कर देती। उसे कम से कम 2 महीने या 3 महीने का समय लगता, तो सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर पाता। इससे क्या साबित होता है कि सभी संस्थान यानी इंस्टीट्यूशन स्वतंत्र है। तानाशाही होती तो एसबीआई को डेटा या लिस्ट देने से सरकार मना कर देती। इस लिस्ट में ऐसी कंपनियां हैं जिन्हें चालू वित्त वर्ष में 300% का घाटा हुआ, उन्होंने ममता बनर्जी को चंदा दिया। इसके बाद मीडिया ने इतना कुछ लिखा और दिखाया कि इसने इसको इतना चंदा दिया, इसने पहले 5 करोड़ का चंदा दिया, फिर 48 करोड़ का चंदा दिया। ये सारी न्यूज सभी लोगों ने मीडिया के जरिए ही पता की। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि मीडिया भी स्वतंत्र संस्थान है, जिसकी वजह से आज जो चंदा ढोल पीट रहे हैं उन्हें पता चला, यानी मीडिया भी इंडिपेंडेंस है। देश की राजनीति में ऐसा इंसान खड़ा हुआ था, एक ईमानदार इंसान जिसका नाम था नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिसने अपना इतना मादा दिखाया कि कंट्रीब्यूटर्स की सीक्रेसी रखने के लिए वो एक एक्ट लाया कि आपको बीइंग ए इंस्टीट्यूशन एक नंबर में पॉलिटिकल पार्टी को पेमेंट करना होगा। आज शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल और बाकियों के आपियों के ये बकवास करते हैं
कि मनी ट्रेल कहाँ है, मनी ट्रेल कहाँ है। नरेंद्र मोदी वो इंसान है जिसने स्कीम लाई जिससे बच्चे बच्चे को पता चला कि मनी ट्रेल का किस कंपनी ने किस पार्टी को चंदा दिया है। अगर ये स्कीम नहीं होती तो किसी के बाप को पता नहीं चलता। अभी जो लोग भौंक रहे हैं कि इसने चंदा दिया उसने चंदा दिया, अगर तुम्हारे अंदर गैरत है, ईमान बचा है तो पूछो 1951 से लेकर 2017 तक किस कॉर्पोरेट हाउस ने किस पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दिया। बेचारे जनसंघ के पास तो चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं होते थे जो बाद में बीजेपी बनी। उसके बजाय 70 साल राज किया आपने। राज करते समय आपने किन किन बिजनेस घरानों से कितना चंदा लिया उसका ब्यौरा दो देश को, मगर नहीं, उसका कोई ब्यौरा नहीं है। वो तो बिल्कुल 2 नंबरी का पैसा था और उसका ना कोई हिसाब ना किताब। बीजेपी ने आधे दशक तक विपक्ष में बैठकर नाम मात्र के चंदे के साथ तुम्हारा मुकाबला किया। उस वक्त तुम्हारी तरह भाजपा के पास ना सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई थे जो कि इस समय काम कर रहे हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर 2019 में भाजपा सत्ता से बाहर हो जाती तो कांग्रेस एसबीआई से बुलाकर वो लिस्ट नहीं मंगा सकती थी कि किसने किसको कितना चंदा दिया। मगर नरेंद्र मोदी ने यहाँ जुआ खेला और ये स्कीम लाए कि मैं रहूं या ना रहूं, सत्ता रहे या ना रहे, पर चुनाव में मिलने वाली चंदे की जानकारी देनी चाहिए। ऐसे अंधेरे में किसने किसको कितना पैसा दिया ये अंधेरे में ना रहे। क्या किसी को ये लगता है कि मोदी 3 महीने के लिए सारी इंफॉर्मेशन रोक नहीं सके? अगर कोई ये सोच रहा है तो वो सबसे बड़ा बेवकूफ है। अगर एसबीआई अपनी वाली पे आ जाती तो पूरा रिकॉर्ड उड़ा देती। कोई क्या कर लेता, अगर एसबीआई बोल देती कि साहब हमने डाटा डिलीट कर दिया प्राइवेसी के नाते, अब जज साहब उस कंपनी और पार्टी से पूछो हमें नहीं पता। इससे क्या साबित होता है? सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र है, एसबीआई भी स्वतंत्र है, मीडिया भी स्वतंत्र है। अगर मोदी सरकार चाहती तो एक जर्मनी में बैठे हुए दुग्गल साहब का चैनल इंडिया में बैन नहीं कर सकती थी जिसके 1.5 करोड़ लोग देख रहे हैं। 1000 की व्यूअरशिप नहीं मिलती अगर इंडिया में बैन कर दिया जाता। विपक्ष अब एक यूट्यूबर के सहारे उसके वीडियो को शेयर कर रही है। इससे ज्यादा और क्या बुरे दिन आएंगे? अब सारा विपक्ष यूट्यूबर के सहारे है, इसके पास कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। और एक तथाकथित जाहिलों के सर्वश्रेष्ठ पत्रकार रवीश कुमार जिसने आधा साल तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर वीडियो बनाने में निकाल दी। इतना धूर्त इंसान है ये रवीश कुमार। 4-5 साल अडानी अंबानी चिल्लाते चिल्लाते निकाल दिए। ये तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड में अडानी अंबानी का नाम नहीं मिला, नहीं तो ये इंसान पागल हो जाता। सुबह शाम अपनी मनुष्य शक्ल लेकर के अडानी अंबानी चिल्ला चिल्ला कर अपने कपड़े फाड़ लेता। अगर इलेक्ट्रोल बॉन्ड में कुछ कमियां थी भी तो ये होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट को कुछ सुझाव देकर इसमें कुछ चेंज करवा देना चाहिए था। मगर सुप्रीम कोर्ट ने इसको बंद करके बहुत बड़ी गलती करी है और लोकतंत्र का नुकसान किया है। नरेंद्र मोदी का शुक्रिया करना चाहिए कि उन्होंने बच्चे बच्चे को मनी ट्रेल क्या होता है उसको बताया, जिसको ईडी और सीबीआई भी पता नहीं कर पाती है। 1991 से लेकर 2017 तक अरबों खरबों रुपए इधर उधर हो गए और किसी माई के लाल के पास इसका कोई हिसाब है ना किताब। जो सुप्रीम कोर्ट इस स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मान रही है उसे जरा ये पूछना चाहिए कि 1951 से लेकर 2017 तक कांग्रेस के पास कहां से पैसा आया चुनाव लड़ने के लिए। बाकी आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, इस बारे में कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।